Hello guys, welcome to my YouTube channel HRM Pillar. This is Mahima here. Today I am going to discuss a very important topic of Paper 2 HRM, that is Code 55, and the topic is Payment of Bonus Act 1965. So all the students who are preparing for UGC NET, especially HRM, please watch this video carefully. So before starting, please like, comment and share my video. So let's begin the topic. So सबसे पहले तो contents देख लेते हैं. Contents में we are including introduction, objectives, the definitions, some amendments, eligibility of the bonus, disqualification of bonus, minimum and maximum bonus payment, methods of calculating it, time limit of payment of bonus, recovery, power of inspector and some offences and penalties. So now let's start it one by one. So introduction, जैसे कि नाम तो आपको बता दिया, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965 एप्लीकेबल कब हुआ था? 23 सितंबर 1965 में. इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया. सेक्शंस इसके अंदर कितने हैं? 40. एंड शेड्यूल इसमें 4 है जिसके अंदर कैलकुलेशंस बताई गई हैं. शेड्यूल 1 में ग्रॉस प्रॉफिट की कैलकुलेशन बताई गई है फॉर बैंकिंग कंपनी. शेड्यूल 2 में ग्रॉस प्रॉफिट की कैलकुलेशन फॉर अदर देन बैंकिंग कंपनी. शेड्यूल 3 में सम डिडक्शंस बताए गए हैं और शेड्यूल 4 में एक्सप्लेनेशन दी गई है मिनिमम मैक्सिमम बोनस की कैलकुलेशन की और कुछ सेट ऑफ सेट ऑन की बात की गई है, जो कि इतनी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं आते तो हम इसको भी साइड में रखेंगे. फिर अमेंडमेंट्स हैं इनके. 2015 में लेटेस्ट अमेंडमेंट किया गया था, इसके बारे में हम बात करेंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है. तो चलिए डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव्स पे आते हैं. ऑब्जेक्टिव्स इसके हम बस पढ़ लेते हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है. तो टू इम्प्रूव द लाइबिलिटी टू पे बोनस इन केस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस. अगर आपको प्रॉफिट या लॉस हो रहा है तो आपको बोनस देना है एज अ रिवॉर्ड टू द एम्प्लॉइज. एक प्रेस्क्राइब फॉर्मूला सेट करना है कैलकुलेट करने के लिए. मिनिमम और मैक्सिमम परसेंटेज भी बतानी है बोनस की. सेट ऑफ और सेट ऑन मैकेनिज्म प्रोवाइड करना है. ये फ्रेंड्स मैं आपको अभी बताऊंगी नेक्स्ट स्लाइड्स में कि इसका मतलब क्या है. ये इंपॉर्टेंट है, ये आते हैं क्वेश्चंस. और लास्ट ऑब्जेक्टिव है टू प्रोवाइड द रिड्रेसल मैकेनिज्म. रिड्रेसल मैकेनिज्म मींस सिंपली ग्रीवियंस रिड्रेसल फोरम बनता है जो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में लड़ाई या कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, तो उसके लिए एक मैकेनिज्म प्रोवाइड कराना. तो ये सब बोनस एक्ट के कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं, इसको आप पढ़ लीजिएगा. सब आते हैं हम लोग डेफिनेशंस पर. बोनस एक्ट ये एक एक्ट है जिसके लिए ये हमने क्यों बनाया है, जिससे कि हम जो पर्सन्स एम्प्लॉय करे गए हैं सर्टेन एस्टैब्लिशमेंट्स में उनको किसी प्रॉफिट के बेसिस पर या फिर किसी प्रोडक्टिविटी के बेसिस पर या फिर उसी से कनेक्टेड मैटर्स के बेसिस पर एक रिवॉर्ड देना, बोनस देना, जिससे कि वो उनको एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी हाई होगी उनकी. तो ये एक सिंपली एक डेफिनेशन फॉर्म है. अब अकाउंटिंग ईयर की बात करते हैं. ईयर एंडिंग ऑन द डे ऑन विच द बुक्स एंड अकाउंट्स ऑफ द कॉर्पोरेशन आर क्लोज्ड. ये वो ईयर होता है जिसमें कि आपके बुक्स एंड अकाउंट्स क्लोज किए जाते हैं. सब कंपनीज के अपने अपने अलग हो सकते हैं. तो कुछ लोग पूरा अप्रैल टू मार्च वाला हिसाब मानते हैं, कुछ लोगों का अपना तरीका होता है. तो ये बस आपको ये ध्यान देना है कि ईयर एंडिंग देखना है कि कौन से में आप क्लोज कर रहे हैं बुक्स एंड अकाउंट्स. अब बात करते हैं एम्प्लॉयज की. एम्प्लॉय जो कि एम्प्लॉय किया गया है, इसकी एक डेफिनेशन है. इसका मतलब ये है कि किसी भी इंडस्ट्री या एस्टैब्लिशमेंट में अगर किसी पर्सन को एम्प्लॉय किया जा रहा है और उसको सैलरी या वेजेस दी जा रही है तो उसे एम्प्लॉय कहते हैं. अब देखते हैं कि क्या क्या काम करने पर उसे एज अ एम्प्लॉय माना जाएगा. स्किल्ड काम कर रहा है तो भी माना जाएगा, अनस्किल्ड पे भी माना जाएगा, मैनुअल काम कर रहा है, सुपरवाइजरी कर रहा है, टेक्निकल काम कर रहा है या फिर क्लरिकल काम कर रहा है, सब काम में वो एम्प्लॉय माना जाएगा. अब लास्ट डेफिनेशन आती है एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट. इस पे भी काफी क्वेश्चंस कभी कभी आ जाते हैं. एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया. एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, एक स्टेट गवर्नमेंट होती है. सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो अंडर जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में बताया गया है उसी के अकॉर्डिंग इस एक्ट में भी चलती है. सेंट्रल गवर्नमेंट रेलवेज का ध्यान, माइंस, ऑयल फील्ड और पोर्ट से रिलेटेड काम का देखती है और इससे अदर जो शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट होते हैं इनको छोड़ के वो स्टेट गवर्नमेंट देखती है. तो आपको ये ध्यान देना है, ये जो बोल्ड में मैंने लिखे हैं ना, रेलवे, माइन, फील्ड, पोर्ट्स, ये सब इसको ध्यान देना है. ये सब सेंट्रल गवर्नमेंट देखती है और इसको छोड़ के जो अदर एम्प्लॉयमेंट्स हैं वो स्टेट गवर्नमेंट देखती है. ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं. ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है. ये बताता है अमेंडमेंट्स हैं जो कि 2015 में दिए गए थे. अब इसमें मैंने यहाँ पे चेंजेस के हेडिंग जो दी है उसमें नीचे दो क्राइटेरिया हैं. पहले तो यही देख लेते हैं. इसमें जो क्राइटेरिया हैं वो दे रखा है. एक तो वेज एलिजिबिलिटी लिमिट और दूसरी कैलकुलेशन सीलिंग. और ये इधर जो कॉलम्स में है वो 1965 अर्लियर अमेंडमेंट, अर्लियर क्या था और 2015 में क्या अमेंड किया गया. अब पहले देखते हैं वेज एलिजिबिलिटी लिमिट. वेज एलिजिबिलिटी लिमिट जो वर्ड है आप उसे समझ ही रहे हैं कि पहले क्या वेज और सैलरी सेट थी और अब क्या है. मतलब पहले जो 10,000 थी और अब 21,000 हो गई है. इसका ये मतलब है कि 1965 में जो भी वेजेस और सैलरी जिन एम्प्लॉयज की थी वो 10,000 तक थी या
उससे कम थी, उनको बोनस प्रोवाइड किया जाता था, अब उसको बढ़ाकर 21,000 कर दी गई है। मतलब 2015 से जितने भी एम्प्लॉयज की जो वेजेस या सैलरी है वो 21,000 है या 21,000 से कम है, उन सबको बोनस प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये एक इंक्रीमेंट किया है उनकी, जिससे कि ज्यादा एम्प्लॉयज को बोनस मिल सके। अब जो सेकंड वर्ड है दोस्तों, इसको थोड़ा सा समझते हैं पहले, कैलकुलेशन सीलिंग। पहले तो अब वैसे तो हम इसको मैं नेक्स्ट स्लाइड्स में अपने कैलकुलेशन मेथड्स ऑफ कैलकुलेशन में समझाऊंगी, पर अभी आपको शॉर्ट में बता देती हूँ। कैलकुलेशन सीलिंग मतलब एक फॉर्मूला होता है बोनस को कैलकुलेट करने का, उसमें कैलकुलेशन सीलिंग इंपॉर्टेंट होती है। तो उसमें एक सीलिंग बना देते हैं जिसपे हम कैलकुलेट करते हैं बोनस को, तो ये वही सीलिंग है। तो पहले वो 3500 थी, अब 7000 हो गई है। तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि क्या कैलकुलेशन सीलिंग हो गई है अब 2015 अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग, तो अब 7000 हो गई है। तो ये प्लीज इसको, ये जो टेबल है इसको बिल्कुल बाय हार्ट याद कर लीजिए, क्योंकि इससे तो क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है गाइस, वैसे मैं आपको मेथड्स ऑफ कैलकुलेशन आगे भी बताऊंगी स्लाइड में, तो और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट सेक्शन 8 के अकॉर्डिंग हम पढ़ते हैं कि एलिजिबिलिटी क्या है बोनस की। तो अभी मैंने आपको बताया कि जितने भी इंप्लॉयज हैं उनकी सैलरी या वेजेस पहले तो 10,000, अब अगर 21,000 हो गई है, तो किसी भी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, स्किल अनस्किल, मैनुअली, सुपरवाइजरी, टेक्निकल, क्लेरिकल, वो सबको एलिजिबल हैं बोनस के लिए अगर उन्होंने अकाउंटिंग ईयर में एटलीस्ट 30 डेज काम किया। ये क्वेश्चन हमेशा आता है। 30 डेज को इसलिए मैंने हाईलाइट किया है क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 10,000 से 21,000 तो आपको पता चल गया कि अब हो गई है, पर ये आपको अब मैं बता रही हूँ कि एटलीस्ट 30 डेज काम करना जरूरी है, तभी आपको बोनस मिलेगा। ये नहीं कि सिर्फ 20 दिन काम करके आप बोनस के लिए एलिजिबल हो जाए, नहीं, 30 डेज करना जरूरी है। अब कुछ नॉन एप्लीकेबल भी चीजें हैं, जैसे कि LIC, UTI, RBI के एम्प्लॉयज, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया के एम्प्लॉयज और यूनिवर्सिटी और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के एम्प्लॉयज को बोनस नहीं मिलता है, दे आर नॉट एप्लीकेबल। तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो आपको लगाना है कि दे आर नॉट एप्लीकेबल फॉर बोनस। ठीक है, तो ये थोड़े बहुत मैंने इसमें एप्लीकेशन लिखे हैं कि जिनको नहीं मिलता है, ये आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो एलिजिबिलिटी क्या है, क्या वर्ड्स याद करने हैं, 21,000 एंड 30 डेज। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ बोनस अंडर सेक्शन 9। अब डिस्क्वालिफिकेशन का मतलब होता है कि कैसे, कौन से ऐसी चीजें हैं या बेसिस हैं जिसके ऊपर हम किसी को देने से ही डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं बोनस। तो दो चीजें दे रखी हैं इसमें, अगर किसी एम्प्लॉय या वर्कर को या लेबर को उनकी सर्विसेज से ही डिसमिस कर दिया जाए, मतलब उन्हें काम से ही निकाल दिया जाए क्योंकि उन्होंने कुछ वायलेंट बिहेवियर किया है कंपनी में या फिर कुछ फ्रॉड किया है, तो आप उसमें में बोनस देने के लिए बिल्कुल भी एलिजिबल नहीं है। सेकेंड, चोरी करी हो, मिस अप्रोप्रिएट कुछ काम किया हो या फिर किसी कंपनी की ही प्रॉपर्टी को सैबोटेज कर लिया हो, तो इस बेसिस पे भी आप उन्हें बोनस नहीं देंगे, आप उन्हें डिस्क्वालीफाई कर देंगे। तो ये थोड़ा इजी था, आप इसे बहुत आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ बोनस है। अब आते हैं हम सेक्शन 10 और 11 में, इसमें है पेमेंट ऑफ मिनिमम एंड मैक्सिमम बोनस। अब बोनस को कैलकुलेट करने के लिए एक परसेंटेज होती है जो कि इसमें दी गई है, मिनिमम और मैक्सिमम। तो पहले तो मिनिमम पढ़ते हैं। मिनिमम बोनस का मतलब है कि इतना तो देना ही है, तो 8.33% ऑफ सैलरी या वेजेस आप एम्प्लॉय को देंगे ही देंगे। अब इसमें दोस्तों आप एक लाइन पढ़ रहे हैं, और 100 रुपीज विच एवर इज हायर। अब मैं इसका मतलब समझाती हूँ। जैसे कि किसी एम्प्लॉय की आपने बोनस कैलकुलेट किया 8.33% और उसका आता है 98 रुपीज बनकर आता है बोनस। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको 98 रुपीज देंगे, एटलीस्ट 100 रुपीज देना जरूरी है। इस लाइन का मतलब ये है, जिन दोनों में से कैलकुलेट करने में दो जो ज्यादा कैलकुलेट हो जाएगा वो देंगे। अगर 8.33% कैलकुलेट करके आपका 100 से ज्यादा बन रहा है तो जो बन रहा है वही देंगे, और अगर 100 से कम बोनस बन रहा है तो आपको एटलीस्ट 100 रुपए तो देना ही देना है बोनस में। ठीक है, और मैक्सिमम बोनस की क्या परसेंटेज है, 20%। ठीक है, तो एटलीस्ट आप 20% ऑफ सैलरी और वेजेस का एम्प्लॉय को दे सकते हो। नेक्स्ट आता है, इंपॉर्टेंट है ये भी बहुत, सेक्शन 4, बोनस कैलकुलेशन कैसे करते हैं। दो मेथड्स हैं इसके, प्रॉफिटेबिलिटी मेथड है और प्रोडक्टिविटी मेथड है। प्रोडक्टिविटी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए मैंने इसको ज्यादा बिल्कुल दिखाया नहीं है इसमें। प्रॉफिटेबिलिटी मेथड पे चलते हैं डायरेक्टली। इसमें भी दो मेथड्स हैं, ग्रॉस प्रॉफिट और अवेलेबल सरप्लस। तो जो ग्रॉस प्रॉफिट है, इसका जो फॉर्मूला है, इसमें डेप्रीसिएशन को माइनस कर देते हैं, टैक्स को माइनस कर देते हैं, शेड्यूल एक्सपेंसेस को माइनस कर देते हैं, तो एक अवेलेबल सरप्लस आ जाता है। इसको मैंने वीडियो में शो इसलिए नहीं किया क्योंकि इससे इतने ज्यादा डीप में क्वेश्चंस आते नहीं हैं, जो आते हैं वो इस वीडियो में आपको दिख रहे हैं। तो सेकंड, अब अवेलेबल सरप्लस पे आते हैं। अब अवेलेबल सरप्लस भी दो टाइप का है, अवेलेबल एंड एलोकेबल। अब ये जो नीचे हाईलाइट करी हुई लाइन है इस पे ध्यान देते हैं पहले। अगर आपकी जो कंपनी है वो बैंकिंग कंपनी नहीं है तो
67% आप अवेलेबल सरप्लस में से ले सकते हैं एलोकेबल सरप्लस के लिए। और अगर आपकी बैंकिंग कंपनी है तो आप सिर्फ 60% ले सकते हैं अवेलेबल सरप्लस का। ठीक है, अब ये 67 और जो 60% है, इन परसेंटेजेस को याद कर लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन हमेशा ही आता है कि इन केस ऑफ अदर बैंकिंग कंपनी में कितना परसेंट है अवेलेबल सरप्लस का, तो 67, और अगर बैंकिंग कंपनी है तो 60%। अब ये एलोकेबल जो सरप्लस है ये तब हम यूज करते हैं जब हमने कुछ डिविडेंड के लिए कोई भी इनकम टैक्स का प्रोविजन नहीं रखा है, कोई अरेंजमेंट नहीं किया है, तो हम एलोकेबल सरप्लस को कहाँ से लेते हैं, अवेलेबल सरप्लस में से ही ले लेते हैं। तो कितना परसेंट लेते हैं, 67% और 60%। 67% तब जब बैंकिंग कंपनी नहीं है और 60% तब जब बैंकिंग कंपनी है। अब ये जो मैंने बॉक्स में नोट करके लिखा है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने अभी आपको पहले भी स्लाइड में बताया था कि मैं आगे बताऊंगी, तो मैं यही अभी आपको बता देती हूँ। सेट ऑन और सेट ऑफ प्रोविजन। सेट ऑन का मतलब पहले तो याद कर लीजिए, ये तब होता है इन केस ऑफ ह्यूज प्रॉफिट, और सेट ऑफ का मतलब होता है इन केस ऑफ लॉसेस अकर्ड। अब आपने माना आपको इस साल बहुत ही ज्यादा प्रॉफिट हुए और आपने बिल्कुल मैक्सिमम बोनस प्रोवाइड कर दिया एम्प्लॉय को, और मैक्सिमम बोनस प्रोवाइड करने की जो परसेंटेज है वो है 20। ठीक है, उतना प्रोवाइड करने के बाद भी आपके पास काफी प्रॉफिट का एक्सेस बच रहा है, तो उसको हम क्या करेंगे, सेट ऑन कर देंगे, मतलब आगे की अकाउंटिंग ईयर में कैरी फॉरवर्ड कर देंगे, जो अगर इन केस अगर आपको आगे कभी लॉस होता है। अब सेट ऑफ इसका जस्ट उल्टा है। अगर बाय चांस आपको लॉसेस हो गए इस साल पे, तो अगर आपके पास कुछ सेट ऑन का पुराना आपके पास कोई प्रॉफिट बचा हुआ है जो कि आपने कैरी फॉरवर्ड किया था, वो आपको आप इसी ईयर में यूज करके लोगों को बोनस दे देंगे एटलीस्ट मिनिमम 8.33%। बहुत ईजी है। सेट ऑन मतलब अगर प्रॉफिट्स हो रहे हैं तो आगे के लिए रख दो, सेट ऑफ मतलब अगर लॉसेज हो रहे हैं तो पहले के जो प्रॉफिट अगर बाय चांस रखे हुए हैं उसको यूज करके बोनस प्रोवाइड कर दो। ठीक है, तो ये सेट ऑन और सेट ऑफ वर्ड से प्रॉफिट और लॉस याद रखिएगा। जो मैं इस वीडियो में बता रही हूँ उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हमेशा आएंगे ही आएंगे, और आए हैं, इसलिए मैंने इसमें इंक्लूड किया है, तो प्लीज वॉच इट केयरफुली। अब एक क्वेश्चन मैंने लिया है, जो कि मैंने ये क्वेश्चन एग्जाम से ही लिया है, एग्जाम की में ये आए थे, इसलिए मैंने ये लिया है और समझाऊंगी कि फॉर्मूला क्या है। तो पहले तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। Wages of an employee is 20,000 per month. What will be the amount of bonus that he shall be paid at a minimum rate of 8.33% under the payment of bonus act 1965? फॉर्मूला देखते हैं, कैलकुलेशन सीलिंग इंटू मिनिमम वेज रेट इंटू 12। अब कैलकुलेशन सीलिंग मैंने आपको बताया था, अब मैं आपको और अच्छे से अब बताऊंगी। ठीक है, इंटू मिनिमम वेज रेट क्या है अभी बताया था ना, 8.33। ठीक है, इंटू 12 क्यों किया, क्योंकि पर मंथ दी गई है तो 12 साल जो पर मंथ दी गई है तो एक साल में 12 महीने का 12 निकाले, इसलिए मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये जो मैंने प्लीज नोट लिखा है इसका मतलब ये है कि अगर आपकी सैलरी 7,000 से कम है तो आपका जो बोनस है वो एक्चुअल अमाउंट पे कैलकुलेट होगा, पर अगर 7,000 से ज्यादा है तो फिर बोनस 7,000 पे कैलकुलेट होगा, क्योंकि ये मैंने आपको पहले भी बताया कि एक कंपनसेट करने के लिए किया गया है कि बहुत ज्यादा ही सैलरी हाई है तो बहुत ज्यादा ही बोनस नहीं देना है, थोड़ा सबके बीच में कॉम्पनसेट करके बैलेंस ऑफ बना के चलना है, इसी को कैलकुलेशन सीलिंग कहते हैं। अब कितनी है वेजेस एम्प्लॉय की, 20,000 के 7,000 से ज्यादा है कि नहीं है, तो अब क्या करेंगे, क्या लिखा है इसमें, ज्यादा है 7,000 से तो किस पे कैलकुलेट होगा, 7,000 पे। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं। 7,000 इंटू मिनिमम वेज रेट कितनी है, 8.33 दी गई है क्वेश्चन में, इंटू 12/100, तो आंसर आएगा 6.997.2, दैट इज 7,000 अप्रॉक्स इज योर आंसर। तो टिक लगा देना। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है कैलकुलेट करने का, इस फॉर्मूले को याद कर लीजिए। अब आते हैं सेक्शन 19 के अकॉर्डिंग टाइम लिमिट पर। बोनस जो हम देते हैं उसकी एक टाइम लिमिट होती है, कभी भी नहीं दे सकते हैं, 8 महीने के अंदर अंदर आपको देना ही देना है उस अकाउंटिंग ईयर को क्लोज होने से पहले पहले। ठीक है, और मैक्सिमम आप उसको कितना एक्सटेंड कर सकते हो, वो भी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की परमिशन के द्वारा आप उसे बस 2 साल तक ही एक्सटेंड कर सकते हो, 2 साल के अंदर फिर आपको देना पड़ता है बोनस। ठीक है, तो ये इजी है, 8 महीने मिनिमम है और 8 जो 2 साल है वो मैक्सिमम आप उसे एक्सटेंड कर सकते हो। फिर सेक्शन 21 के अकॉर्डिंग रिकवरी है बोनस की। अगर आपका बोनस बहुत दिनों से या बहुत सालों से ड्यू पड़ा हुआ है, एम्प्लॉयर आपको दे नहीं रहा है, तो आप अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को लिखकर अप्लाई कर सकते हैं और अपनी रिकवरी मांग सकते हैं बोनस की। ठीक है, अब एक सेक्शन 27 में इंस्पेक्टर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देखते हैं। इसकी पावर्स भी दी गई हैं। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट एक नोटिफिकेशन देता है, ऑफिशियल गैजेट जो होता है, और ऐसे पर्सन को अपॉइंट कर सकता है जो कि बिल्कुल फिट करते हैं इंस्पेक्टर बनने के लिए। अब इंस्पेक्टर बनने के लिए उनके पास क्या पावर्स आ जाती हैं, पहला तो पावर लिखी हुई है कि वो किसी भी प्रीमाइसेस में, किसी भी फैक्ट्री में, किसी भी जगह पे इंस्पेक्ट कर सकते हैं, कुछ भी एग्जामिन कर सकते हैं, कोई भी रिकॉर्ड, कोई भी अकाउंट, कोई भी बुक, कोई भी रजिस्टर और कोई भी डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो ये तो पावर है। दूसरा,
उनके पास ये भी ड्यूटी है एम्प्लॉयर की कि उनको सारी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल फर्निश करके देनी है इंस्पेक्टर को, जो भी वो चाहता है, ठीक है। उनकी ड्यूटी बनती है एम्प्लॉयर की कि वो पूरा काम बताए इंस्पेक्टर को, ठीक है। फिर ये तो हो गई 2 ड्यूटीज पावर ऑफ इंस्पेक्टर में। अब आते हैं लास्ट है जो प्रोविजन सेक्शन 28 और 29। तो इसमें यह है कि अगर आप बोनस नहीं प्रोवाइड करते या कुछ कॉन्ट्रवेंशन हो जाता है तो पेनल्टी है कि आपको इम्प्रिजनमेंट हो सकती है और या फिर आपको फाइन देना पड़ सकता है 100, ये फाइन देना पड़ सकता है 1000 रुपये, या फिर दोनों हो सकता है, इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है और फाइन भी देना पड़ सकता है। तो गाइज ये तो पूरा मैंने आपको पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट पढ़ा दिया है। अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं। एक मैंने क्वेश्चन डाला है, what is the minimum period an employee should have been worked in an accounting year in an establishment to become eligible for bonus under payment of bonus act 1965? मतलब कितने दिन काम करना अकाउंटिंग ईयर में जरूरी है जब जिसके लिए आप एलिजिबल हो जाए बोनस के लिए। अभी पढ़ाया था आपको, ऑप्शंस देखते हैं, 45 डेज, 30 डेज, 60 डेज या 90 डेज। तो इसका आंसर है दोस्तों बी 30 डेज। अभी आपको बताया था एटलीस्ट 1 महीना काम करना जरूरी है तभी आप एलिजिबल होते हैं बोनस के लिए। सो आंसर इज ऑप्शन बी 30 डेज। So thank you so much for watching my video. If you have any query, please comment in the comment section. And if you want me to make any other video on a specific topic related to HRM or any other topic, please comment. I will definitely make the video. Till then, this is Mahima signing off. Goodbye.